हेलो एवरीवन। आइए बच्चों, आज हम लोग आहार आयोजन यूनिट के अंतर्गत स्वयं एवं परिवार के लिए पोषण, जिसमें हम लोग पहले से प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। पहले भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। आज हम लोग इसी में आगे बढ़ते हुए उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसे आज हल करते हैं। ओके, तो इसमें देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? किन्हीं दो कारकों की चर्चा कीजिए। प्रश्न को ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? किन्हीं दो कारकों की चर्चा कीजिए। तो आइए आंसर देखते हैं इसका। आहार आयोजन एक कठिन कार्य है। ये बहुत से तथ्यों से प्रभावित होता है। निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखकर आहार आयोजन करना चाहिए। और तो इसमें निम्नलिखित कारक में सबसे पहला कारक है शारीरिक कारक, दूसरा है जलवायु संबंधी कारक, तीसरा है व्यक्तिगत कारक, फिर है उपलब्ध संसाधनों का संरक्षण, फिर है आहार का स्वरूप, आहार की पर्याप्तता, क्षुधा संतुष्टि, सामाजिक सांस्कृतिक व धार्मिक तत्व और आहार आयोजन में लचीलापन। ये सब तो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कुछ पॉइंट्स हैं, जिनमें से हम लोगों को 2 पॉइंट्स की चर्चा विस्तृत करनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आहार का स्वरूप। परिवार के भोजन के अनुसार ही आहार का स्वरूप होना चाहिए। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लोग अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। प्रत्येक शहरी क्षेत्रों में परिवार के सभी सदस्य केवल शाम की चाय या रात्रि को भोजन इकट्ठे ले पाते हैं। इस प्रकार दोनों समय खुशी का वातावरण होना चाहिए, जिससे परिवार के आपसी संबंध मजबूत बनते हैं। गृहिणी का प्रयत्न होना चाहिए कि हर समय के भोजन में पाँचों में से कम 3 पौष्टिक तत्व अवश्य उपलब्ध हो। 5 जो खाद्य वर्ग हैं, उनमें से 3 का कम से कम 3 पोषक तत्वों का प्रयोग तो अवश्य ही करें। फिर है दूसरा पॉइंट से आहार की पर्याप्तता। आइए देखते हैं। इसमें आहार आयोजन में इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, आहार आयोजन करते समय इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो तथा परिवार के सभी सदस्यों को मिले। बढ़ते बच्चों को प्रोटीन की मात्रा अधिक देनी चाहिए, जिससे उनका विकास व तंतुओं का विकास अच्छी तरह से हो सके। कार्बोहाइड्रेट से उचित मात्रा में कैलोरी मिलनी चाहिए, ताकि प्रोटीन अपना तंतु निर्माण का कार्य कर सके। अन्यथा प्रोटीन ऊर्जा की कमी में तंतु निर्माण छोड़ कैलोरी देने का कार्य प्रारंभ कर देता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो क्यों नहीं हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की व्यवस्था अलग से दें। भोजन में वसा की मात्रा उचित हो, ताकि वसा घुलनशील विटामिन और ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। उचित मात्रा में पानी तथा फोक भी भोजन का हिस्सा होना चाहिए। तो सारे पोषक तत्वों को आहार आयोजन में सम्मिलित करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो पहला प्रश्न था। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। गर्भावस्था में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तथा क्यों, है ना? क्या है? गर्भावस्था में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तथा क्यों। तो आइए आंसर देखते हैं इसका। गर्भावस्था में निम्नलिखित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो एक एक कर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है ऊर्जा। गर्भवती स्त्री को लगभग 300 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, चाहे वह कोई भी श्रम करने वाली हो। 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त, सामान्य से अतिरिक्त चाहिए, और सभी लोगों के लिए बराबर मात्रा में चाहिए, चाहे वो किसी भी
श्रम श्रेणी की हो, मध्यम, निम्न या उच्च श्रम श्रेणी की हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, भ्रूण को वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो माँ के गर्भ में भ्रूण पल रहा होता है। फिर है माँ के शरीर में वसा संग्रहित करने के लिए। उसके बाद है उच्च न्यूनतम चयापचयी दर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पहले त्रिमास की अपेक्षा दूसरे त्रिमास में अधिक होती है। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता गर्भावस्था में माँ व भ्रूण के नए ऊतकों के निर्माण के लिए बढ़ जाती है। इस अवस्था में सामान्य से 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। फिर है लोहा, जिसे हम लोग आयरन कहते हैं। आयरन लौह तत्व भ्रूण की रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए और माता के रक्त में सांद्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। गर्भावस्था में सामान्यतः 18 मिलीग्राम अतिरिक्त लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। कितने? प्रतिदिन 18 मिलीग्राम अतिरिक्त आयरन की आवश्यकता इस अवस्था में होती है। फिर है खनिज लवण। कैल्शियम व फास्फोरस की आवश्यकता भ्रूण की हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए बहुत बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए आहार में प्रतिदिन 600 मिलीग्राम अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की अतिरिक्त आवश्यकता कितनी है? 600 मिलीग्राम। फिर आयोडीन व जिंक, दो सूक्ष्म धात्विक तत्वों की पूर्ति आवश्यक होती है। जिंक की आवश्यकता वृद्धि और प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। आयोडीन की आवश्यकता भ्रूण की शारीरिक व मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए होती है। आयोडीन की कमी से नवजात शिशु मानसिक रूप से अपंग या शारीरिक रूप से दुर्बल हो सकता है। इसीलिए इस अवस्था में अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। फिर है विटामिन। बी समूह के विटामिन थायमिन, राइबोफ्लेविन तथा नियोसिन की आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता को बढ़ाने के साथ साथ बढ़ जाती है। विटामिन ए की आवश्यकता भी गर्भावस्था में बढ़ जाती है, क्योंकि यह माता व भ्रूण की शारीरिक वृद्धि, त्वचा व श्लेष्मिक झिल्ली को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और शिशु की हड्डियों के ढांचे को सुडौलता के लिए आवश्यक है। सुडौल बनाने के लिए भी ये आवश्यक है विटामिन ए। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन सी शरीर को रोगों से बचाकर उसे शक्ति प्रदान करता है, रक्त कोशिकाओं को पुष्ट करता है तथा पाचन संस्थान को क्रियाशील बनाता है। उसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखता है तथा शक्ति भी प्रदान करता है। विटामिन के रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है। रक्त को थक्के के रूप में जमाने में जो है विटामिन के बहुत ही सहायक है। इस कारण ये गर्भावस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शरीर से अधिक ब्लीडिंग ना हो, जिसकी वजह से विटामिन ई की आवश्यकता है ताकि वो ब्लड को थक्के के रूप में बना सके। तो हम लोगों ने क्या देखा, गर्भावस्था में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और क्यों, तो इस पे मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। मतलब आहार आयोजन को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो आइए देखते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, हम लोग पूरे चैप्टर में इसे अच्छे से पढ़ा है। तो आहार आयोजन को निम्नलिखित तत्व प्रभावित करते हैं या निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला है शारीरिक कारक, दूसरा है जलवायु संबंधी कारक, तीसरा व्यक्तिगत कारक, उसके बाद है उपलब्ध संसाधनों का संरक्षण, फिर है आहार का स्वरूप, उसके बाद है आहार की अपर्याप्तता, फिर क्षुधा संतुष्टि, उसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक व धार्मिक कारक, फिर है आहार में लचीलापन। तो ये विभिन्न कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं।
आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न है, शारीरिक कारक व व्यक्तिगत कारक किस प्रकार एक परिवार के आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं, समझाइए। तो आइए देखते हैं शारीरिक कारक और व्यक्तिगत कारक कैसे एक परिवार को प्रभावित करता है। सबसे पहले है शारीरिक कारक जिसमें आयु, कद, वजन, लिंग व मौसम के अनुसार यह बदलता है। पहला है आयु। आयु विभिन्न पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता को निर्धारित करता है। छोटे बच्चे माता के दूध या अन्य दूध पर आश्रित रहते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनका आहार ठोस जैसे सूजी की खीर, कस्टर्ड, साबूदाना, दलिया ये सब बच्चे खाने लगते हैं। इस प्रकार आयु बढ़ने पर बच्चों का आहार भी भिन्न हो जाता है। दूसरा है लिंग। महिलाओं व पुरुषों की आहार आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। पुरुष महिलाओं से अधिक खाते हैं। पुरुष लड़की चयापचय की दर अधिक होती है। स्त्रियों के शरीर में वसा की मात्रा अधिक होती है। तो वसा की मात्रा अधिक होने से क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान भी रखना है अपने स्वास्थ्य को देखते हुए। फिर है व्यवसाय व क्रियाशीलता। यह दोनों कारक भोजन को अधिक प्रभावित करते हैं। अधिक शारीरिक श्रम करने वालों को अधिक ऊर्जा तथा अधिक मानसिक कार्य करने वालों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शारीरिक श्रम करने वाले को ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी और मानसिक रूप से जो भी काम करते हैं उन लोगों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। उसके बाद है शारीरिक दशा। परिवार में कोई रोगी, कोई गर्भवती स्त्री, कोई स्तनपान कराने वाली स्त्री हो तो पौष्टिक आवश्यकताएं परिवार के अन्य सदस्यों में भी भिन्न हो जाती है। क्या एक परिवार में विभिन्न स्थितियों के लोग भी हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, बीमार व्यक्ति हो सकते हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिला है, स्तनपान कराने वाली महिला है, तो विभिन्न, तो सबों के लिए क्या हो जाता है, पोषण की आवश्यकता जो है वो भिन्न भिन्न हो जाती है। तो ये तो हो गया शारीरिक कारक। अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक में व्यक्तिगत रुचि व अरुचि भी भोजन पर बहुत प्रभाव डालती है। यदि पेट भरा हो परंतु मनपसंद भोजन मेज पर रखा हो तो उसे खाने की तीव्र इच्छा होती है। कितना भी पेट भरा हो और बहुत अच्छे ढंग से भोजन बनाया गया हो, कलात्मक ढंग से उसे सजाकर परोसा गया हो, तो खाने की इच्छा नहीं होने के बावजूद भी व्यक्ति की रुचि बढ़ जाती है खाने की ओर। और क्या होता है, कभी कभी यदि पेट खाली हो और खाना अरुचिपूर्ण हो तो भी व्यक्ति की खाने की इच्छा नहीं होगी। बहुत ज़्यादा भूख लगी है लेकिन अच्छा खाना नहीं है या घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो वैसे में व्यक्ति की जो खाने की रुचि है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है, आहार आयोजन द्वारा समय, श्रम व धन की बचत कैसे की जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे ध्यान से देखें, सुने। तो आहार आयोजन द्वारा निम्न प्रकार से समय, श्रम और धन की बचत की जा सकती है। जैसे पहले से आयोजित आहार से एक ही बार में खरीदारी करके बाजार के चक्करों से बचा जा सकता है। अगर हम एक बार आहार आयोजन कर लेते हैं, एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, तो बार बार बाजार जाने से बचा जा सकता है, जिससे आने जाने का किराया भी बचता है, श्रम भी बचता है और समय की भी बचत होती है। उसके बाद है, एक ही बार बड़ी मात्रा में खरीदारी करने से धन की भी बचत होती है, क्योंकि उसमें होलसेल से भी, कुछ थोक से भी हम लोग सामान ले सकते हैं। फिर है, भोजन पकाने के सही तरीके अपनाकर ईंधन की बचत की जा सकती है, जैसे प्रेशर कुकर का उपयोग करके, माइक्रोवेव या फिर अन्य आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर इससे हम ईंधन की बचत कर सकते हैं।
समय व श्रम बचाओ उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। समय और श्रम को बचाने के लिए जो आधुनिक उपकरण हैं उनका उपयोग भी करना ज़रूरी है। जैसे मिक्सी हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, गैस का चूल्हा हो गया, इन सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। आहार आयोजन से पूर्व तैयारी में सहायता मिलती है। जैसे दोपहर के खाने के लिए यदि राजमा या छोले बनाना है तो राजमा या चना हम लोग उसे कुछ घंटे फूलने के लिए पानी में भिगोकर रख सकते हैं और फिर उन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। फिर है आहार आयोजन द्वारा हम कम समय में ज़्यादा व्यंजन बनाकर भोजन में विभिन्नता भी ला सकते हैं। तो ये तो था समय, श्रम और धन की बचत हम आहार आयोजन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, पूरक आहार देते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब बच्चों को पूरक आहार दिया जाता है तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पूरक आहार देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे एक समय में एक ही पूरक आहार दें। दूसरा आहार शुरू करने से पहले शिशु को आहार से परिचित होने का पर्याप्त समय दें। ऐसा नहीं कि समय होते उसे ज़बरदस्ती, उसकी इच्छा नहीं भी है फिर भी उसे देने से क्या होता है, शिशु का जो मन है वो उस आहार से हट जाता है, वो रुचि जागृत नहीं कर पाता है। दूसरा है, शिशु को उतना ही आहार दे जितना वह आसानी से खा ले। ज़बरदस्ती न करें शिशु के साथ। शिशु के लिए बनाए गए पूरक आहार में मसालों का प्रयोग बिल्कुल न करें। ऐसे भी बच्चे के लिए तीखा चीज़ या ज़्यादा तेल, मसाला, वसा, ये सब बच्चों को नहीं देना चाहिए। शिशु को जिस बर्तन में पूरक आहार दे वह साफ सुथरा व आकर्षक होना चाहिए। सफाई, स्वच्छता का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है और ख़ासकर बच्चों के लिए तो और भी। तो फिर ये तो हो गया पूरक आहार देते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें। अगला प्रश्न है, अतिसार के रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों ने अतिसार के बारे में बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरा एक टॉपिक था। तो आइए देखते हैं अतिसार के रोगी को क्या करना है। अतिसार के रोगी का आहार आयोजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो अतिसार के रोगी का आहार आयोजन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहला है, रोगी को आहार थोड़े समय पर देना चाहिए जिससे पाचन संस्थान पर एक साथ भार न पड़े और पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो सके। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पूरा भरपेट रोगी को खिला देना है, तो क्या होगा, उसके पाचन संस्थान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, तो खाना जो है, भोजन जो है वो पचने में असुविधा हो सकती है। इसलिए उनके आहार देने का समय निर्धारित कर देना चाहिए। 2-2 घंटे पर कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में देनी है और ज़बरदस्ती नहीं। फिर है दूसरा है, अत्यंत गर्म या ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म खाना नहीं देना है रोगी को और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं देना है। फिर आहार सादा तथा बिना मिर्च मसाले का होना चाहिए। तरल पदार्थों का अधिक सेवन किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में शरीर से पानी निकल चुका होता है अतिसार की वजह से। तो लिक्विड डाइट जितना हो सके रोगी को देते रहना चाहिए। रेशेदार खाद्य पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, मोटे छिलके व बीजों वाले फल बिल्कुल नहीं देना। रेशेदार खाद्य पदार्थ ऐसे भी इस स्थिति में एकदम नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि वो पचने में बहुत समय लगाता है, आसानी से नहीं पचता है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये तो हो गया अतिसार के रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से प्रश्न सोच समझकर पढ़ना है और तभी उसका उत्तर देना है। ये आप लोगों को ध्यान में हमेशा रखना होगा। और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, गर्भवती स्त्री के लिए आहार आयोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।
प्रत्येक इस चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ आहार आयोजन परिवार के हर सदस्य के लिए अच्छे से पढ़ा है। तो आइए देखते हैं गर्भवती महिला के लिए आहार आयोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो गर्भवती महिला के आहार आयोजन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले है गर्भावस्था के दौरान सुबह के समय होने वाली परेशानियां जैसे जी मिचलाना, उल्टी होना, चक्कर आना आदि को दूर करने के लिए गर्भवती स्त्री को सुबह चाय के साथ कार्बोज युक्त पदार्थ जैसे बिस्किट, टोस्ट इत्यादि देना चाहिए। कभी भी खाली पेट में सिर्फ चाय गर्भावस्था वाली महिला को नहीं देना है, उसे कार्बोज युक्त बिस्किट या टोस्ट जो भी हो कुछ देकर ही चाय देना है। तब वैसी स्थिति में उसके उल्टी या वोमिटिंग रुक सकेंगे या नहीं, ये जी मिचलाना ये सब बंद हो सकता है। फिर है जलन व भारीपन जैसी शिकायतें जो प्राय गर्भावस्था में हो जाती है, इससे बचने के लिए वसायुक्त पदार्थ देना चाहिए व मिर्च मसालों को कम कर देना चाहिए। तीखे चीज़, मिर्च मसाले या ज़्यादा तले छने खाद्य पदार्थ नहीं देने हैं, लेकिन वसायुक्त खाद्य पदार्थ दिया जा सकता है। फिर है कब्ज को रोकने के लिए रेशेदार खाद्य पदार्थ गर्भवती महिला को दिया जा सकता है, लेकिन अतिसार वाले व्यक्ति को बिल्कुल नहीं देना है। तो रेशेदार खाद्य पदार्थ इसमें जैसे फल, सब्जी, साबुत दालें, अनाज, चोकर युक्त आटे की रोटी, ये सब अधिक मात्रा में इनके आहार में शामिल करने हैं। और लास्ट है गर्भवती स्त्री को तनाव रहित वातावरण में भोजन परोसना है। जब भी उसे भोजन देना है या खाना खिलाना है तो घर का माहौल खुशनुमा होना चाहिए और वो प्रेम पूर्वक अच्छे से खा सके, क्योंकि उसका खाना उसके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बच्चे का पोषण आवश्यक है। तो गर्भवती महिला अगर खुश होगी, अच्छे से खाएगी, तभी उसके बच्चे का पोषण भी बहुत अच्छे से होगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने आहार आयोजन यूनिट 2, जिसमें हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा स्वयं एवं परिवार के लिए पोषण। तो आज ये चैप्टर प्रश्न उत्तर के साथ पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका। बहुत ध्यान से आप लोगों की के अभी एग्ज़ाम्स के भी डेट, एग्ज़ाम्स के समय बहुत अधिक नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ाई करें। तो थैंक यू।